हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 2.6 आज सोल्व करते हैं। तो पहले 2.6 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको दी है 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। ओके, a mole of this substance is polarized at low temperature by applying the strong electrostatic field of magnitude 10⁻⁶ volt per meter। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, चलो तो नेक्स्ट आपको दिया है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60। सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से वो जो डाइपोल है उसका मूवमेंट 60 डिग्री पे हो जाता है। ओरिएंटेशन 60 डिग्री पे है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि भाई इनिशियल वो कहाँ पे होगा, तो 0 डिग्री पे, तो फाइनल उसका कितना डिग्री आया, तो 60 डिग्री पे ओरिएंट हो रहा है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60। ओके, चलो तो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन द अलाइंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो 60 डिग्री पे अगर आप अलाइन करना चाहते हो तो कितनी हीट रिलीज होगी वो हमें फाइंड करने हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, तो एनर्जी का कंसेप्ट आया, और P और E दिए हुए हैं, तो आप जानते हो कि उसमें P और E के रिलेटेड में अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला है U का फॉर्मूला, तो यूज़ करेंगे। और दूसरा आपको दिया है फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सिंपल 1 मोल इज इक्वल टू, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे 1 मोल जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 6 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ओके, चलो इतना डेटा दिया हुआ है। अभी सबसे फर्स्ट हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास θ1 और θ2 और P और E है, तो पहले फाइंड करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हमें फाइंड करनी है, तो दो एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसको देते हैं नाम U1। ओके, फॉर्मूला क्या था, -PE cos θ1 लिखेंगे। चलो -P मतलब होगी अपने पास 10⁻⁻29। E की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁶ है। ओके, पर देखो यहाँ पे आपको जो पोलराइजेशन दिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू दी है, उसमें इन लोगों ने बोला है कि 1 मोल इज इक्वल टू इतने मोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो हमें 1 मोल के लिए अगर ये डाइपोल मोमेंट लेनी हो तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका मोल के साथ, मतलब 6 × 10⁻23 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 मोल में फिर से इतने मोलिक्यूल होते, और यहाँ पे cos 0 θ1 की वैल्यू 0 है। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 6, cos 0 तो 1 हो गया, तो -6 × ठीक है, यहाँ पे अपने पास टोटल पावर कितनी होगी, ये 29 हो गई और ये भी 29, तो यहाँ पे अपने आंसर आया 6। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो -6 जूल। ओके, सही है। चलो फर्स्ट आंसर बेटा आ गया अपना U1। चलो वैसे ही सेकेंड, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स व्हाट, U2 इज इक्वल टू -PE cos θ2। चलो -P वो तो वैल्यू आपको पता है -29, और उसको फिर से अपने 6 × 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, और E की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 10⁻6 है, और यहाँ पे सेकंड जो एंगल ओरिएंट हो रहा है वो कितना है 60 डिग्री। चलो cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको आनी चाहिए। याद करो कि sin 30 इसके ऑपोजिट में था cos 60, मतलब 1/2 हो गया।
तो सारे फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर तो सब, और यहाँ पे -6 इंटू यहाँ पे अपना आंसर रह गया 1/2। चलो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 3 आएगा, मतलब एनर्जी है अपने पास 3 जूल। ठीक है, तो हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज मतलब दोनों का डिफरेंस, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट मीन्स -3, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। तो ओवरऑल आंसर आया 3 जूल जितनी एनर्जी क्या होगी इसमें रिलीज होगी, इतनी हीट इसमें रिलीज होगी। आया समझ में? ठीक है, चलो 2.7 वो लॉजिकल क्वेश्चन था, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, कि भाई प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लॉजिकल क्वेश्चन है, अपने आप आपको ट्राई करना है। 2.8 में सही से ध्यान देना, 2.8 में यहाँ पे उसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एक स्लैब है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एक स्लैब है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, हैज़ द सेम एरिया, उसका जो एरिया है स्लैब का वो सेम है, किसकी तरह सेम है, एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट, जो पैरेलल प्लेट है उसके एरिया के जितना ही वो एरिया है, बट थिकनेस, बट उसकी थिकनेस आपको दी हुई है, वो थिकनेस कितनी है 3/4 इंटू डी जितनी है। आया समझ में? वेयर डी इज द सेपरेशन, डी जानते हो स्मॉल डी तो क्या होता है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, तो जब इस टाइप की प्लेट को आप दो प्लेट के बीच में जब इंसर्ट करोगे तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड। ठीक है, चलो तो ये इसमें बहुत सारा एक लॉजिक है। ठीक है, जिसमें बताओ, देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉट इसलिए लिखा है कि उसमें कोई भी बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस नहीं किया है, दो प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E0 इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई डी। ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास है क्या, तो E इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई के। डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ऐसे हमने टोटल 3 फॉर्मूलाज देखे थे। ठीक है, और मैं एक बात आपको क्लियर इसमें बोलना चाहता हूँ, एंड आई रिक्वेस्टेड यू कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी चलाई, ठीक है, C इज इक्वल टू यहाँ पे अपने लिखा था C0, K इज इक्वल टू C डिवाइड बाई C0 एक किया था, वो दूसरा था हमारे पास K इज इक्वल टू एप्साइलॉन डिवाइड बाई एप्साइलॉन 0, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो उस लेक्चर को आप रिवाइज करिएगा, अदरवाइज आपने नोटबुक में अगर लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसमें ये जो E0 की जो वैल्यू थी एक्चुअल में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नीचे की साइड रखी थी, तो ये फॉर्मूला आप उसमें करेक्ट कर देना। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक थी, तो ये आप वहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर देना, E इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई के कर देना। ठीक है, चलो तो E इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई के व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तब ये वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो देखो आपके लिए आपके पास जो एक वैल्यू दी हुई है उसमें आपको दिया है 3/4 इंटू डी, थिकनेस दी हुई है 3/4 इंटू डी। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, 3/4 इंटू डी, मेरे को इसको फुल बनाना है, मतलब 1 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसमें मैं 1/4 ऐड कर दूँ, मतलब D/4 ऐड कर दूँ, तो 4 LCM हो जाएगा, 4 टोटल LCM हो गया। ठीक है, ये D प्लस 3D, तो ओवरऑल कितना हो गया 4D डिवाइड बाई 4, तो फुल थिकनेस आ गई D। ठीक है, तो एक साइड पे आपको क्या करना है कि V0 और डिवाइड बाई यहाँ पे जो लिखा है डिवाइड बाई D, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो दूसरी जो वैल्यू है उसमें जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तो 3/4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3/4 तो एज इट इज रख दो,
आया समझ में। और दूसरी जो वैल्यू है बाजू में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, V0 डिवाइड बाई के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा एक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा आपको, V0 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4 V0 डिवाइड बाई के। और V0 डिवाइड बाई के इसका मीनिंग कैसे आया, तो व्हेनेवर सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट नहीं किया है, यहाँ पे जब जैसे भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा और ये पूरा 1 बन जाएगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू V बन जाएगा। इस तरह से मैंने पूरा आपको यहाँ पे लॉजिक समझाया। ओके, चलो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो V इज इक्वल टू दोनों में से V0 तो कॉमन निकल जाएगा, चलो V0 कॉमन निकालो तो ये 1/4 हो गया और ये 3 डिवाइड बाई क्या हो गया, 4K। ओके, चलो तो V इज इक्वल टू यहाँ पे V0 हो गया, यहाँ पे LCM कितना आएगा, 4K, यहाँ पे K नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे K प्लस 3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू आंसर आया अपने पास V0 इंटू K। ओके, चलो अभी पूछा है कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हो कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q0 डिवाइड बाई V लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यू V की वैल्यू हमारे पास है अभी, तो C इज इक्वल टू यहाँ पे Q0 लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा V0 और यहाँ पे K प्लस 3 और डिवाइड बाई 4K। चलो इसको ऊपर ले जाओ, तो 4K K प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा Q0 इंटू V0 और Q0 डिवाइड बाई V0, तो 4K डिवाइड बाई K प्लस 3 और Q बाई V उसको तो हम C बोलते हैं, मतलब C0 बोलते हैं। तो जो न्यू कैपेसिटेंस आप फाइंड कर रहे हो, तो जो कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटेंस की दो प्लेट के बीच में जब भी यहाँ पे वैक्यूम होता है उससे कितना टाइम्स होता है, तो इतने टाइम्स होता है जब हम K इंसर्ट करते हैं तब। ओके, तो ये हो गया अपना 2.8। अभी 2.9 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और एक पैटर्न आपको समझाता हूँ कि इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि लास्ट मतलब मार्च 2020 का अपना जो बोर्ड का पेपर था उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन मोस्टली होता है चैप्टर 3 में से, चैप्टर 2 में से और बहुत सारे पीछे के चैप्टर है, चैप्टर 7 है, 9 है और 10 है NCERT के, ठीक है। बट इस बार इन लोगों ने चैप्टर 3 में से अपना KVL किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक सम पूछा था, एक सर्किट डायग्राम था, पूरा नेटवर्क था, उसको हमें किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या करना था, सर्किट को पूरा सॉल्व करना था। तो ये सर्किट ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली 4 मार्क्स में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में तो इन लोगों ने नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कोई भी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा कोई सम्स पूछे। तो फर्स्ट मैं इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सही से ध्यान देना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो 2.9 एंड नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफेराड है, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, उसकी वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रोफेराड। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो आपको दिया है वो अपने पास है 500 वोल्ट। डन। फर्स्ट फाइंड करना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, और सेकंड फाइंड करना है चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो पहले तो सब कंसेप्ट और जो भी थ्योरी के पार्ट है वो सब समझ में आने चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे देखो C1, C2 एंड C3, ये 3 जो कैपेसिटर है वो एक दूसरे से कैसे सीरीज में है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं एज C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कनेक्शन। हम क्या लिख सकते हैं, तो याद करो 1 अगर मैं इसको नाम दूँ C डैश, ठीक है, तो 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो 1/C डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10 है, ए भी वैल्यू 10 है और ए भी वैल्यू 10 है। दैट मीन्स 1/C डैश इक्वल टू 3/10 होगा। इसको इन्वर्स कर दो तो 10 क्या हो जाएगा 3। ये हो गया अपने पास, यूनिट है अपने पास माइक्रोफेराड है, ये हो गया माइक्रोफेराड है। मतलब अल्टीमेट क्या हुआ कि ये 1, 2 और 3 ये तीनों कैपेसिटर अभी एक कैपेसिटेंस बन गए। मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये सिंगल कैपेसिटेंस हो गया और इसको हमने नाम बेटा क्या दिया है, C डैश, 10/3 माइक्रोफेराड है। ओके चलो, और एक अपने पास कैपेसिटर है अभी बाकी है, वो है C4 और उसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 10 माइक्रोफेराड है। अभी देखो ये दोनों एक दूसरे से कौन से कनेक्शन में है, तो एक दूसरे से इन दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। और पैरेलल में क्या होता है, तो आप जानते हो कि पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसमें ऑलवेज 2 कैपेसिटर या तो 3 कैपेसिटर जितने भी है सबका क्या होता है, सम होता है। ओके चलो, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे पॉइंट भी बना लेते हैं, ये और यहाँ पे है D। ओके तो चलो ये एक दूसरे से कैसे है, सीरीज में, तो यहाँ पे लिख देते हैं C डैश एंड C4 सॉरी पैरेलल में है, इन पैरेलल। तो पैरेलल में नाम देते हैं C डबल डैश। C डबल डैश मतलब टोटल कैपेसिटेंस हो गया पूरे सर्किट का। क्या करेंगे, C डैश और C4 का डायरेक्ट सम करेंगे। चलो तो C डैश मतलब हो गया 10/3 ओके, और C4 मतलब हो गया 10 माइक्रोफेराड है। चलो यहाँ पे LCM कंसीडर करो तो 30 और यहाँ पे 30 + 10 मतलब 40/3। तो C डबल डैश का आंसर कितना आया, तो 40/3, दैट मीन्स आंसर यहाँ पे आएगा अपना 40/3 13.3। ओके चलो, तो फर्स्ट आंसर अपना राइट है 13.3 माइक्रोफेराड। ए नंबर हो गया यहाँ तक। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया ए नंबर। चलो बी नंबर में क्या दिया है कि सभी कैपेसिटर है उसके ऊपर हमें चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। ओके और आप जानते हो कि ये तीनों जब सीरीज में होते हैं तो सीरीज में ऑलवेज चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो एज चार्जेस आर सेम ऑन कैपेसिटर, कौन कौन से है, C1, C2 एंड C3 बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन, बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, तीनों के सेम होते हैं। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखते हैं 1/ जो हमने लिया था वही C डैश, उसके बाद फिर से 1/C1, 1/C2 और 1/C3। अभी फॉर्मूला है Q = CV, तो C = क्या होगा, Q/V। आ रहा है समझ में कि नहीं, तो Q/ यहाँ पे पहले V लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/V1, Q/V2 और Q/V3। सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पे 1/C डैश है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/C लिखूँ, मतलब इसको नीचे आने दूँ, तो यहाँ पे V/ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो तो 1/C की जगह पे मैं पहले यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो V/Q लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट हो गया V/Q। चलो सेकंड यहाँ पे V1/ क्या हो जाएगा, Q, V2/ क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ पे V3 और / हो जाएगा Q। ठीक है चलो, Q तो कॉमन निकल के सब में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और चार्ज हमें क्या करना है, सब में फाइंड करना है। आ रहा है समझ में। तो सब में से काम करते हैं
कि भाई इसकी वैल्यू जो है 1/c की वैल्यू, ठीक है, उसमें वोल्टेज भी तो आपको कितना दिया है, 500 वोल्ट दिया है, तो Q/C इज इक्वल टू तो क्या होता है, तो Q/C इज इक्वल टू तो V होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q/C का, Q/C का फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है सम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इजी बना देते हैं सम को, कि जैसे आपको Q/C1 देखो, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है, हमें वोल्टेज दिया हुआ है, तो Q/C यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे होगा अपने पास Q/C, यहाँ पे हो जाएगा Q/C1, यहाँ पे हो जाएगा Q/C2 और यहाँ पे हो जाएगा Q/C3। अभी Q/C इज इक्वल टू तो V होता है और V हमें दिया है कितना है, 500 है। ओके, चलो ये सब में से Q क्या निकल गया कॉमन, 1/C1 मतलब 10, 1/C2 मतलब 10 और 1/C3 मतलब 10। ओके, चलो ये हो गया 500, ये हो गया Q, ये हो गया 3/10। चलो तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ अपने पास, 500 × 10 और /3 आया समझ में। चलो तो Q इज इक्वल टू हुआ 5000 और /3। ओके, तो 5000 /3 करोगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो अपने कैपेसिटर लिया था वो माइक्रोफेराडे में है, तो 10 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसमें से 3 पावर हट जाएगा, तो पहले तो 3 पावर हटा देते हैं, तो 5/3 हो जाएगा और ये 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अभी 5/3 करते हैं कैलसी में, 5/3 तो 1.6 कितना चार्ज आ रहा है, 1.666 ऐसे है आगे, और ये 10⁻³ कूलम। और देखो Q ऑलवेज सेम होता है, मतलब C1 पे भी इतना चार्ज होगा, C2 पे भी इतना चार्ज होगा और C3 पे भी सेम चार्ज ही होगा, तीनों पे चार्जेस क्या होंगे, सेम। बट यहाँ पे जो फोर्थ कैपेसिटर दिया है वो थोड़ा डिफरेंट है सबसे, कि तो उसका चार्ज अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि भाई मैं Q4 अगर फाइंड करना चाहूँ तो Q4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग C4 × V होगा। अभी C4 की वैल्यू आपके पास है, देखो वो 10 माइक्रोफेराड है, मतलब 10⁻⁻⁶, और ये हो गया 500 है, तो फिक्स है, तो हो गया 5000 × 10⁻⁻⁶, सो दैट 5 × 10⁻³ कूलम। क्लियर। तो यहाँ तक अपना सारे चार्जेस के लिए जो यहाँ पे फाइंड करना है वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन थिंग क्या आपको याद रखनी, इसमें से कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब भी सीरीज में कैपेसिटेंस होते हैं तब चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। आया समझ में। तो देखो ये चार्जेस हमने यहाँ पे सेम हुआ है। ओके, वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल है उसकी मैं आपको हिंट बता देता हूँ। 2.10 आपको होमवर्क में करना है और थोड़ा कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है बट यहाँ पे अभी 2.10 का क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। देखो ये 900 पिकोफेराडे इज कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। पहले ऐसा है कि यहाँ पे एक 900 पिकोफेराडे का कैपेसिटर है, वो 100 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। तो 100 वोल्ट दिया तो ये कैपेसिटर 900 पिकोफेराडे का है, तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, अभी इसमें क्या है कि नेक्स्ट आपको ऐसा बोला है कि हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन दिस कैपेसिटर। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो देखो आपको C दिया हुआ और V दिया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला था U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये डायरेक्ट यूज़ करोगे तो इसका आंसर इसमें से मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, मतलब ये 100 वोल्ट यहाँ से निकाल दो, ऊपर तो एज इट इज़ रखना है, और ये निकाल दिया तो वहाँ पे क्या ज्वाइंट किया है, अनदर 900 पिकोफेराडे, मतलब दूसरा कैपेसिटर 900 पिकोफेराडे का यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। तो याद रखो जब भी आप बैटरी यहाँ से निकालते हो और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे ज्वाइंट करते हो तो इसका जो चार्ज होता है, पहले कितना था चार्ज Q,
अब ये कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों कैपेसिटर में, इक्वली डिवाइड होगा। तो न्यू चार्ज कितना बनेगा अपने पास, Q/2 जितना चार्ज बनेगा। आया समझ में? तो यही फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है, कि भाई न्यू चार्ज कितना हो रहा है। तो न्यू चार्ज आपको फाइंड करने के बाद पहले चार्ज अपने पास कितना था, तो भाई Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग आप चार्ज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग इसका चार्ज फाइंड कर सकते हो। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। अभी C आपके पास है और V भी है, तो चार्ज फाइंड हो गया। अभी इसका हाफ कर दो और फिर से एनर्जी इस फॉर्मूला के तहत 1/2 Q²/2C के तहत आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो 2.10 एग्जाम्पल इस तरह से पूरे इस पैटर्न में कर देना। यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में से अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।